देखिए, हमने बताया था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू को 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, तो जब हम हाइट पे जाते हैं, हाइट बोले तो कुछ 100 मीटर या कुछ किलोमीटर ऊपर, तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। और जब नीचे जाते हैं तो बढ़ जाती है। अच्छा, अर्थ के नीचे जाने पर बढ़ जाती है, वेरी गुड, वहाँ कांस्टेंट हो जाती है, पढ़ा करो भैया, वहाँ भी घट जाती है, डेप्थ की वजह से भी घटती है। और अब हम बात करने जा रहे हैं कि जी की वैल्यू पर रोटेशन ऑफ अर्थ का इफेक्ट क्या होगा। तो लिखिए इफेक्ट ऑन जी, इफेक्ट ऑन जी, यहां नीचे लिखे जा रहे हैं, और लिखिए ऑन जी ड्यू टू एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ अपने एक्सिस के चारों ओर रोटेट करती है, तो उसका जी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सावधान, हम थोड़ी कहानी आपको पहले बता रहे हैं, समझिएगा। ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, और ये अपने एक्सिस के चारों ओर रोटेट कर रही है। ठीक है, किधर किधर से किधर रोटेट करती है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है। अगर ईस्ट वेस्ट इस प्रकार से अर्थ के सेंटर पे आप जाइए और ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे हाथ फैलाइए और इस अर्थ को बीच से ऐसे काट दीजिए, यानी इस अर्थ को बीच से काट दीजिएगा, ऐसे खोल दीजिएगा, तो इसको हम इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। तो ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया इक्वेटर, नहीं समझे, मतलब अर्थ को ग्लोब समझिए, ग्लोब पे हम खड़े हैं, तो आपका घर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इक्वेटर पे कहीं हो सकता है ना। तो जब अर्थ घूमेगी तो आपका घर इसी पे घूमेगा ना, ऐसे नहीं घूमेगा। अच्छा, और ये इक्वेटर है, ये है इक्वेटर, क्या है, इक्वेटर, और इस प्लेन को कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, ये सेंटर ऑफ अर्थ है। अब हमने कहा कि यहां पर कोई पार्टिकल है पी, अब ये एक्सिस, ये अर्थ की रेडियस है आर ई। ठीक है, अब बताओ ये जो पार्टिकल है वो किधर घूमेगा जब अर्थ घूमेगी, अर्थ किधर से किधर घूमती है, क्लॉकवाइज घूमती है, घड़ी लेकर के उसको नापोगे जा करके, अर्थ किधर से किधर घूमती है, क्लॉक एंटी क्लॉक ना बताइए, ईस्ट से वेस्ट घूमती है, पक्का मालूम है आपको। अच्छा, सन किधर किधर जाता है, सन किधर किधर दिखता है आपको, ईस्ट से वेस्ट दिखता है ना। तो अगर अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है और आपको ईस्ट से वेस्ट वो दिख रहा है, तो यानी आप किधर किधर जा रहे हैं, यानी अगर हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं और आपको हम इधर जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप उधर जा रहे हैं ना। तो सन ईस्ट से वेस्ट जाता हुआ महसूस होता है ना, तो आप किधर किधर जाते हैं, वेस्ट से ईस्ट जाते हैं। तो अर्थ किधर किधर घूमती है, वेस्ट से ईस्ट घूमती है ऐसे। तो हमने कहा ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ घूम रही है। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है अर्थ के ग्लोब पे हम देख रहे हैं, ये भी तो घूमेगा। कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा कि ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना। तो वो एक तरीके से ये वाले सर्कल पे घूमेगा ना, इस वाले सर्कल पे, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, यानी उसका जो सर्कल का पाथ है वो ये वाला होगा ना। इसकी रेडियस हमने क्या मान ली, स्मॉल आर। यानी अगर आपका घर यहाँ पर आ जाए तो फिक्स रहेगा, घूमेगा नहीं। अगर आपका घर ग्लोब पे यहाँ पर हो जाए तो नहीं घूमेगा वो, किस रेडियस पे घूमेगा, जीरो रेडियस रहेगा, वहीं रहेगा ना, स्टेशनरी रहेगा ना वो। ये पॉइंट कहाँ घूमेगा, ये पॉइंट लेंगे तो ऐसे घूमेगा ये। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पर पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल इस सर्कल पे घूम रहा है ना, इस सर्कल का सेंटर हमने क्या मान लिया, ओ डैश, ओ डैश मान लिया। तो अब बताओ इस पर एक सेंटीपिटल फोर्स एक्ट करेगा ना। अब उस सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हम शो करते हैं, F1 इधर लगेगा, F2 इधर लगेगा, F3 इधर लगेगा, इस वाले पार्टिकल पे, वो इस सर्कल पे घूम रहा है। तो बताइए सेंट्रीफ्यूगल, सॉरी, इस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा वो किधर की ओर काम करेगा, F1 F2 F3 में कौन सी डायरेक्शन सही है, F2 सही है, क्योंकि जिस सर्कल पे घूम रहा है उसके अपोजिट काम करेगा ना, तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। ठीक है, पहले थोड़ी कहानी लिख ली जाए, इसके बाद बताया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। डायग्राम समझ में आ गया ना। और ये जो लैम्डा, इसको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड, हमने कहा था ना, आप इसको लैटिट्यूड कहते हैं, और ऊपर से जो एंगल होता है उसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और हाइट जो आपके घर की होती है उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए थोड़ी कहानी। द अर्थ इज रोटेटिंग, द अर्थ इज रोटेटिंग about its axis, about its axis
with angular velocity omega, with angular velocity omega, from west to east, from west to east, from west to east. Let RE be the radius of earth. Let RE be the radius of earth. And let a particle is at point P, is at point P at latitude lambda, at latitude lambda. समझ में latitude क्या होता है? At latitude lambda. This particle also move in a circular path of radius small r. ये वाला circular path होगा with center O dash, with center O dash, with center O dash. अब देखो सावधान, इस पार्टिकल पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा Fc, ठीक है, और बॉडी का जो वेट है उधर किधर काम करेगा? नीचे की तरफ काम करेगा, mg. क्या Fc की डायरेक्शन mg की तरफ है? नहीं है ना. अच्छा, अगर मैं इस mg के अपोजिट ऐसे का बना दूं तो ये लैम्डा है तो ये एंगल भी लैम्डा होगा. क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल. तो Fc का जो कंपोनेंट एक होगा ये वाला लैम्डा से लगा हुआ, वो होगा Fc cos लैम्डा. ये Fc cos लैम्डा किसको अपोज कर रहा है? mg को. यानी उस बॉडी पर जो वेट एक्ट कर रहा है उसका, वो तो सेंटर की तरफ काम कर रहा है, लेकिन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एक अपोजिट फोर्स काम कर रहा है, तो उस पर नेट फोर्स कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा ना. कितना हो जाएगा? दिस माइनस दिस. अब ये फोर्स उस पर एक्ट करेगा ना. तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज गिवन बाय Fc इज इक्वल टू, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है. अब बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड. अभी एग्जाम देखे हो, अभी भूल गए. mv² अपन r पढ़ा होगा. यहाँ पर mv² अपन r तो लिखा नहीं जाएगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा? mr ओमेगा स्क्वायर. अरे अरे अरे, ओमेगा के टर्म में. तो इस पर जो फोर्स काम करेगा m, और r कौन सा लिखा जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ लिखी जाएगी या स्मॉल r लिखा जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ. क्यों? क्यों? ये पार्टिकल किस सर्कल पे मूव कर रहा है? ये पार्टिकल जिस सर्कल पे मूव कर रहा है उसका रेडियस क्या है? तो वो लिखी जाएगी ना. यानी इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? mr ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, एंड लिखिए mr ओमेगा स्क्वायर. द वेट ऑफ द बॉडी इज mg एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर and the weight of the body mg is acting toward the center of earth. Lambda is the latitude of the body. उस बॉडी का latitude है ना, जिस latitude to body है. Lambda is the latitude at the point P, then the net force acting on the body towards the earth center is, देखो ध्यान से, एक्चुअली में अर्थ की तरफ फोर्स कितना लग रहा था उस बॉडी पे? mg. इधर देखिए, लेकिन आपको ये खींच रहा है अंदर की तरफ, और बाहर तरफ कौन फेंक रहा है? Fc cos लैम्डा. तो ये Fc cos लैम्डा माइनस करेंगे ना, और ये आपके नेट फोर्स काम करेगा, उसी को हम क्या मानेंगे? Fg डैश. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर m तो अभी कटेगा नहीं कहीं पर, तो रहने दीजिए. mg डैश इज इक्वल टू mg माइनस Fc की वैल्यू क्या होगी? mr ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा. इसको क्वेश्चन नंबर 1 डालिए फिलहाल. अब एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्मॉल r को हटाना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल r इज नॉट नोन वैल्यू. या तो हम कैलकुलेट करें उसको, तो स्मॉल r को हटाएं कैसे? देखो ध्यान से, ये लैम्डा है तो ये एंगल लैम्डा है कि नहीं है? आपको ट्रायंगल ओ डैश पी दिख रहा है, ओ डैश पी दिख रहा है ना. ये लैम्डा
उसके हिसाब से ये साइड बेस कहलाएगी और ये साइड हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। तो अगर हम कॉज लैम्डा लगा दें तो बेस बोले तो आर अपान आर ई लिख सकते हैं। तो स्मॉल आर को क्या लिख सकते हैं, आर ई कॉस लैम्डा लिख सकते हैं ना। तो इसको उठा के क्वेश्चन 1 में रख दें। सो बाई क्वेश्चन 1, अच्छा एम कैंसिल कर सकते हैं ना कॉमन लेकर के। तो बाई क्वेश्चन 1 जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस स्मॉल आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, आर ई कॉज लैम्डा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉज लैम्डा। ये 2 बार लिखा आपने, राइटिंग बड़ी गंदी है हमारी, क्या बताएं। तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो ये देखिए जी की वैल्यू चेंज हो गई नहीं हो गई। नियमता सेंटर ऑफ द अर्थ पे जो जी की वैल्यू होनी चाहिए टुवर्ड सेंटर वो जी होनी चाहिए, लेकिन ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ इतनी वैल्यू कम हो गई। तो ये नेट एक्सेलरेशन आप पे एक्ट कर रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये इसका पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है, यानी इसका पार्टिसिपेशन पूरे एक्सेलरेशन का तकरीबन 0.3% होता है, इसलिए नेग्लेजिबल होता है, लेकिन होता तो वही है, इसलिए इसको बताया गया है, नोट करिए। और ये किसी रखी हुई बॉडी पे मूव कर रहा है, लग रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर बॉडी चलना भी शुरू कर दे तो एक और फोर्स काम करता है, उसको कोरोलियस फोर्स कहते हैं। कोरोलियस फोर्स आपके यहाँ नहीं है सिलेबस में, लेकिन जेई वगैरह में उस कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, ठीक, नोट करिए। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केस देख लीजिएगा। अगर ये पार्टिकल इक्वेटर पे होता, एट इक्वेटर, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, इक्वेटर पर लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या दिख रही है इसमें। अगर मैं पार्टिकल को इक्वेटर पे ले आता हूं तो लैम्डा कितना हो जाएगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है। यानी इस लाइन को उठा के यहां रख दोगे तो लैम्डा 0 नहीं हो जाएगा, तो लैम्डा 0 हो जाएगा। सो बाई इक्वेशन 1 तो लैम्डा को 0 करोगे तो cos 0 1 होता है, तो जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये जी की वैल्यू होगी, यानी ये सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू ये है, क्योंकि cos 1 जो होती है वैल्यू वो सबसे अधिकतम वैल्यू होती है cos की। तो सबसे ज़्यादा जी की वैल्यू कहाँ कम होती है, इक्वेटर पे, ठीक है। और अगर हम बात करें एट पोल ये बॉडी पोल पे हो जाए तो पोल पे लैम्डा कितना हो जाएगा, 90। यहाँ पहुँच गया ना आप। तो यहाँ बाई क्वेश्चन 1 जी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी, यानी पोल पे जी की वैल्यू वही होती है, ठीक है। तो पोल पे सबसे ज़्यादा होती है जी की वैल्यू और इक्वेटर पे सबसे कम होती है वैल्यू, ठीक है। मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ रोटेशन की वजह से ये चेंज हो रहा है, ठीक है, नोट करिए। अब जी की वैल्यू पहला तो हाइट बता दी गई, हाइट पे जाने पे घट जाती है, हाइट छत नहीं, बहुत सारी ऊंचाई पे जाने पर, नीचे माइंस वगैरह में जाने पे घट जाती है, अर्थ के रोटेशन की वजह से भी घट जाती है, लेकिन रोटेशन की वजह से इक्वेटर पे सबसे कम होती है और पोल पे सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा जी की वैल्यू शेप पर भी डिपेंड करती है, अर्थ के शेप पर। हम जानते हैं अर्थ का शेप कैसा होता है, एलिप्टिकल। इक्वेटर पे वो चौड़ी होती है, ज़्यादा फ्लैट होती है, ठीक है। तो हम जानते हैं जी की वैल्यू हमने पढ़ी है, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, ठीक है। चूंकि इक्वेटर की रेडियस पोल की रेडियस से तकरीबन 21 किलोमीटर ज़्यादा मानी गई है, ठीक है। तो बिकॉज जो है इक्वेटर की रेडियस ज़्यादा है, तो जो रेडियस ज़्यादा कर दोगे तो जी की वैल्यू घट जाएगी। तो हम ये कहेंगे जी इक्वेटर पे जो होगा वो लेस देन होगा जी पोल पे, ठीक है। तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू ज़्यादा कम होती है, पोल पे ज़्यादा होती है, समझ आई बात। अब प्रॉब्लम ये आती है कि भाई स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ जी कहाँ से दें आप, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ जी, भाई वैल्यू ऑफ जी जो हमने पढ़ी है ना वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप कहेंगे 10 बार तो आप बताए रोटेशन की वजह से कम हो गई, वहाँ ज़्यादा यहाँ ज़्यादा, तो वैल्यू क्या दें हम। तो ये एक्चुअली में सी लेवल से हम लेते हैं, ठीक है। और अर्थ के भाई सेंटर से नहीं ले पाते ना, हमको तो सेंटर से लेना है, लेकिन अर्थ के सेंटर से हर एक पॉइंट की पोजीशन हम ले नहीं पाते, क्योंकि उबड़ खाबड़ है, अर्थ के ऊपर ही उबड़ खाबड़ है। तो हम एक सरफेस लेते हैं पहले फ्लैट, वो लेते हैं सी लेवल, और सी लेवल से एट द लैटिट्यूड 45 डिग्री, ये 45 डिग्री यहाँ से जी की वैल्यू नापी जाती है, और वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मतलब जो जी की वैल्यू आप यूज़ करते हैं ना स्टैंडर्ड वैल्यू, वो 45 डिग्री है। भाई क्यों ली गई, अब वो तो वो लोग जाने, भाई 90 पे सबसे अधिक, इक्वेटर पे सबसे कम, तो हमने एवरेज ले लिया 45 डिग्री पे, सी लेवल से 45 डिग्री लैटिट्यूड पे हम वैल्यू लेते हैं, ठीक। यानी कि जो आपकी 45 लैटिट्यूड पे शहर बसे हुए हैं,
ये इस सर्किल जो घूम रहे हैं उनमें जो जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ पर जो है वहाँ कम है, यहाँ पर जो है वहाँ ज़्यादा है। यानी यहाँ पर जो चीज़ वेट करोगे तो कम वेट होगी, यहाँ करोगे तो ज़्यादा वेट होगी। यानी आप कोई चीज़ तौलानी है तो पोल पे जाके तौलो, चीनी तौलो पोल पे तौलो। अब तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आ गए, लेकिन जब वो बैलेंस वाले हो चलते थे तो हम पोल पे जाके तौलाएंगे, तो उस पर जी का फर्क पड़ेगा ना। तो नोट करिए।